नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो हमारा यूनिट 4 क्या है? ओलिगोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में हम डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली और बाकी जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें जो कोऑपरेटिव बिहेवियर थ्योरी आया था, ठीक है, तो वो सब भी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है। और उसके बाद स्टैकलबर्ग्स मॉडल मॉडल भी है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मतलब इस वीडियो में नहीं, सॉरी, इसी चैप्टर में होंगी और एक एक करके हम कई पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओलिगोपोली होता क्या है। Oligopoly refers to a market wherein only a few firms account for most of all total production. ठीक है। मतलब ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कुछ ही फर्म्स जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं सभी के टोटल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि मोनोपोली में क्या होता है, एक फर्म होती है, ठीक है, और वो सिंगल सेलर हो जाती है। तो ओलिगोपोली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं और हेट्रोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। होमोजीनियस भी सेल करते हैं और डिफरेंशिएटेड भी सेल करते हैं, यानी कि जो कुछ सेलर्स होते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन द प्योर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोली में क्या था, होमोजीनियस प्रोडक्ट था लेकिन सिंगल सेलर था। यहाँ पे सेलर क्या है, ज्यादा नहीं है, फ्यू सेलर्स है और ये क्या करते हैं, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेल करते हैं। Where few seller dominate the market and have control over the price of product. यहाँ पे जो पूरा प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो किसके हाथ में होगा, फ्यू सेलर्स के हाथ में होगा, ठीक है, कुछ ही सेलर्स के हाथ में होगा। अब जैसे देखिए, टेलीकॉम कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, कुछ सेलर्स हैं जो कि अलग अलग प्लान्स होते हैं या फिर सेम टाइप के प्लान्स भी वो दे देते हैं, ठीक है। और पूरा जो मार्केट का कंट्रोल है सब उन्हीं के हाथ में है। हम कहीं भी बच के नहीं भाग सकते, ठीक है। आप एयरटेल का प्लान नहीं लोगे तो आपको वोडा का लेना पड़ेगा। तो कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल जो है वो ओलिगोपोली में हम देखते हैं। तो अंडर द ओलिगोपोली मार्केट अ फर्म आइदर प्रोड्यूसेस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली मार्केट में फर्म क्या होता है, या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, द फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्योर परफेक्ट ओलिगोपोली। जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं प्योर परफेक्ट ओलिगोपोली, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम देखते हैं, जैसे कि अल्मोनियम, कॉपर, स्टील, आयरन, जिंक, ये सब क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होते हैं। अब हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या होगा, द फर्म प्रोड्यूसिंग द हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट। अब होमोजीनियस का उल्टा क्या है, हेट्रोजीनियस। तो उसी तरीके से प्योर और परफेक्ट का उल्टा क्या होगा, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं फाउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, सोप, डिटर्जेंट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो वेराइटीज आती हैं, लेकिन अल्मोनियम, कॉपर, स्टील, जिंक में आप क्या वेराइटी लोगे, तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा और ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो गए। अब बात ये आती है कि फीचर्स ऑफ मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केट, मतलब ओलिगोपोली मार्केट जो है उसकी क्या फीचर्स है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंगल सेलर नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, फ्यू सेलर्स, यानी कि कुछ सेलर्स होते हैं। अंडर द ओलिगोपोली मार्केट द सेलर्स आर फ्यू, बार बार यही बात कही जा रही है कि सेलर कितने हैं, फ्यू हैं, कुछ हैं। द कस्टमर्स आर मैनी, कस्टमर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं। फ्यू फर्म्स डोमिनेट मार्केटिंग, एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब कुछ जो फर्म्स हैं वो डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट, पूरा जो प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो यही लोग डिसाइड करते हैं। इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ
an oligopoly market, the seller has to cautions with respect to any action taken by competing firm. ठीक है, तो उनको क्या करता है, अपने competing firm को भी देखना होता है oligopoly market में. ये सबसे important feature है. Since there are few sellers in the market, if any firm make a change in the price, promotional schemes, ठीक है, तो क्योंकि कुछ ही सेलर्स है मार्केट में, अगर कोई भी फर्म जो होगी अगर अपने प्राइस में या प्रमोशनल स्कीम में चेंज करेगी तो क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में और दूसरे को भी उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा. आप देखते नहीं हो, वोडा का अगर रेट बढ़ जाता है तो एयरटेल भी अपना प्राइस बढ़ा देता है. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं. ठीक है, उसी तरीके का एवरी फर्म रिमेन्स अलर्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अदर. तो जो सभी फर्म्स होते हैं वो दूसरे के एक्शन पे नजर रखते हैं एंड देयर प्लान काउंटर अटैक बिफोर हैंड टू एस्केप टर्मोइल. ठीक है, तो ये कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस होता है सेलर्स. उसके बाद बात आती है एडवर्टाइजिंग. तो ओलिगोपोली मार्केट में जो सभी फर्म्स होती है वो एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस विद द इंटेंशन टू रीच मोर एंड मोर कस्टमर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक वो पहुंच सके और वो अपना कस्टमर बेस भी तैयार कर सके. एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, कंपटीशन आता है मार्केट में. क्या होता है, कंपटीशन आता है. अब कोई भी फर्म जो होगी वो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगी और दूसरी अगर साइलेंट रहेगी तो कस्टमर जो होंगे वो उसके पास चले जाते हैं जो कंटिन्यूअसली प्रमोशन कर रहा हो. ठीक है, उसके पास नहीं जाते जो चुपचाप बैठा हो. तो इस रेस में फर्म स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज. तो जो फर्म्स होती है वो बहुत सारा पैसा इसमें लगा देती है. कंपटीशन होता है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, कंपटीशन होता है. इट इज जेन्यून दैट विद अ फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, कंपटीशन तो बढ़ेगा सेलर्स में. ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स होते हैं. ये नहीं है कि आप कभी भी एंट्री कर लो कभी भी एग्जिट कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता. कि इजीली एग्जिट द इंडस्ट्री व्हेनेवर दे वांट बट हैज टू फेस सर्टेन बैरियर्स टू एंटर ऑन. ठीक है, मतलब एंट्री एग्जिट तो आप कभी भी कर सकते हो, जब आपका मन करे दुकान बंद कर दी, चलो जी हो गया. लेकिन एंटर करने में आपको कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा. जैसे कि आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेने पड़ेंगे, पेटेंट लेना पड़ेगा. लार्ज फर्म्स जो होंगे इकोनॉमिक स्केल पे उनका हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा. कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं इनकी बनाने की. ठीक है, sometimes the government regulations favor the existing large firms thereby acting as barrier of new entrants. अब lack of uniformity होती है among the firms in terms of size, some big some are small. कुछ बड़े firms होते हैं, कुछ small firms होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, कम नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं यानी कि लेस नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं. एनी एक्शन टेकन बाय वन फर्म हैज अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द अदर. ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि अगर कोई एक फर्म जो होती है कोई एक्शन लेती है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है. कॉजेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली, क्या कॉजेज हैं इसके. ठीक है, देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ओलिगोपोली. एग्जिस्टेंस कैसे है ओलिगोपोली, तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री मे बी स्मॉल ड्यू टू द लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. तो क्या होती है, नंबर ऑफ फर्म्स जो होती है वो कम होती है क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है. कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है विल लाइक टू वेंचर इनटू इन्वेस्टिंग लार्ज सम इन एन इंडस्ट्री in which addition of output to existing level में depress prices. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होगा वो वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे उसको ज्यादा मतलब कोई ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो. ठीक है, फर्दर द न्यू एंट्रेंट्स में आल्सो फियर ऑफ प्रोवोकिंग प्राइस वॉर. तो जो नए एंटर करने वाले होते हैं भाई वो थोड़ा सा मतलब घबराए हुए रहते हैं कि भाई रेट वगैरह का कैसे क्या होगा. अब कुछ जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने पहले से अपना नाम बना लिया है तो कोई आएगा तो उस पर इतनी जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, इसीलिए कंट्रोल ऑफ indispensable resources. A few firms may control some indispensable resources which may enable them to secure several advantages in cost and all other. अब इसकी वजह से क्या होता है, it enables them to operate profitably at price at which others cannot survive. ठीक है, इससे क्या होता है कि जिस प्राइस पे दूसरी फर्म जो होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती है
तो मतलब इससे क्या होता है कि कुछ जो फर्म्स होती है उस प्राइस पे सरवाइव कर लेती है और उस प्राइस पे प्रॉफिट ले लेती है, जिस पे दूसरे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, लेस नंबर ऑफ फर्म्स है, क्योंकि जो पहले से बना बनाया है भाई उसको कुछ पैसे कम भी मिलेंगे तो प्रॉफिट अपना निकाल लेगा, जो नया आएगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी। अब लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और पेटेंट्स होते हैं। यूटिलिटी सेक्टर में आप लोगों को पता है, अगर किसी ने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जैसे कॉपीराइट वगैरह की बात होती है ना, तो उसी तरीके से पेटेंट होता है और लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, मैनी पेटेंट्स हैव लेड टू मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज इन अमेरिका। अमेरिका में पेटेंट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, कोई भी कंपनी बहुत जल्दी अपना पेटेंट रजिस्टर करवा लेती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो दूसरा जो है फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है इमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली इज द ऑपरेशन एट लार्ज स्केल। कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फ्यू फर्म्स कैन मीट द एंटायर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कुछ फर्म्स जो होती हैं पूरा डिमांड जो है वो कंप्लीट कर देती है प्रोडक्ट का। इट इज पॉसिबल दैट डिमांड में बी सेटिस्फाई बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ जो फर्म्स होगी वो पूरी इकोनॉमी की डिमांड जो होगी वो नहीं कर पाती है, कैन नॉट सिक्योर द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड वेयर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल आर कंसिडरेबल ओनली अ फ्यू फर्म्स विल सर्वाइव। तो जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज जो होगी जिसमें इतना सारा मैकेनिज्म होगा और बहुत ज्यादा मतलब क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो वहाँ पे कुछ ही फर्म्स जो होंगी वो सरवाइव कर पाएंगी। ओलिगोपोलीज आर ऑल्सो फाउंड इन लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में हम देख सकते हैं, जैसे स्मॉल टाउन में क्या होता है, फ्यू फर्म्स में बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिमांड, जैसे कि पेट्रोल, बैंक, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एक्सेट्रा। ह्यूज साइज में क्या आता है, ऑटोमोबाइल आता है, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम आता है। मार्केट इज स्मॉल देयरफॉर कैन बी सेटिस्फाई बाय फ्यू फर्म्स। अब मार्केट अगर छोटी होगी तो वो कुछ फर्म्स के द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद मर्जर। मर्जर यानी कि अ, दो और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म से मिलती है। अब देखिए इन सम इंडस्ट्रीज देयर में बी सम सुपीरियर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे कुछ अच्छे होते हैं किसी किसी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वो कॉस्ट आर लोअर देन इंफीरियर राइवल्स, जिनके कॉस्ट जो होते हैं काफी कम होते हैं, जो छोटे मोटे राइवल्स हैं उनके उनसे। These entrepreneurs undersell the eliminate most of their rivals. इसकी वजह से ये पूरे अपने राइवल्स को खत्म कर देते हैं। अब दो और दो से ज्यादा फर्म्स को मिला के अगर बना दिया जाए तो ये होता है मर्जर। जैसे दो से ज्यादा कंपनीज मिल गई तो इससे क्या हो जाता है, मार्केट पावर जो होती है बढ़ जाती है, रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मार्केट एक्सटेंशन हो जाता है। बैंक्स को मर्ज किया था, सुने होगे ना, तो यही सब है इसी वजह से। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एंटर करना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लोग होता है। ओलिगोपोली में कम टू एग्जिस्ट बिकॉज द डिफिकल्टीज ऑफ एंटर इनटू द इंडस्ट्री। ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है इंडस्ट्री में एंटर करने में। एक बड़ी डिफिकल्टीज क्या है, इन सम इंडस्ट्रीज द लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब बिजनेसमैन जो होते हैं डू नॉट लाइक टू वेंचर इन दोज इंडस्ट्रीज इन विच द इवन of one firm is likely to depress price of such extent as to make it unprofitable at all. तो बिजनेसमैन वहां पे कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे जहां पे उनको क्या होगा, घाटा होगा कुछ समय तक और प्रॉफिट बहुत कम होगा या फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। वो सब कुछ पहले देख लेते हैं हमें कितना कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिटर्ड बाय डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट्स or new brands in the presence of already well established and tenured brand। तो इंडस्ट्रीज जो होगी ना वो इसमें आने में भी थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि पहले से भी काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उनका नाम बन गया है, तो अब हम इनको टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये सारी कुछ बातें जो होती हैं उठने लग जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज ओलिगोपोली, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली इन द मार्केट।
ठीक है। अ मार्केट विद मैनी बायर्स एंड फ्यू डोमिनेंट सेलर्स। कौन सा मार्केट होगा? बहुत सारे बायर्स होंगे और कुछ डोमिनेंट सेलर होंगे। अब सारे मार्केट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अब इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर ओलिगोपोली, या फिर जो भी इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स or batchmates, and best of luck for your exams. Thank you.